हेलो एवरीवन। आज है 18 जनवरी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री के द्वारा निम्न में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी कोच्चि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कोच्चि में देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर कुल 3 प्रमुख अवसंरचनाओं की उद्घाटन किया गया है और उनकी कुल लागत कितनी है? तो उनकी कुल लागत है 4000 करोड़ रुपए। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 3 परियोजनाएं होंगी। एक तो होगा ड्राई डॉक, दूसरा होगा अंतरराष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा और एक होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एलपीजी आयात टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो 3 परियोजना है, एक उसमें है ड्राई डॉक, दूसरा है आपका जहाज की मरम्मत से संबंधित और तीसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एलपीजी आयात टर्मिनल। जो न्यू ड्राई डॉक कोच्चि में परियोजना शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े जहाज हैं, जो बड़े मालवाहक या वाणिज्यिक जो भी जहाज हैं, उनको आसानी से उतारा जा सकेगा और यहाँ पर उनका निर्माण, मरम्मत, ये सभी काम किए जा सकेंगे। और साथ ही से क्या होगा, अभी तक जो काम हम विदेशों से कराते थे, तो हमारी जो विदेशों पर निर्भरता है वो भी कम होगी। विदेशों पर निर्भरता कम होगी और इससे हमारे जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी बचत होगी। तो कोच्चि में यह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ये 3 परियोजना है, कुल लागत 4000 करोड़ रुपए है और ये देश का सबसे बड़ा ड्राई डॉक है। और ड्राई डॉक हम यहाँ पर क्या क्या काम होंगे, तो एक तो ये कि हम बड़े जहाजों को यहाँ आसानी से उतार सकते हैं और जहाजों की मरम्मत और निर्माण का काम किया जा सकता है। भारतीय नौसेना प्रमुख के द्वारा लद्दाख की किस नदी के लिए चादर ट्रैक अभियान रवाना किया गया है? तो ए जास्कर, बी श्योक, सी सतलज या डी नुब्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जास्कर। जास्कर नदी जो कि लद्दाख से बहती है, तो यहाँ पर एक चादर ट्रैक अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नौसेना प्रमुख। अब नौसेना प्रमुख कौन है? तो ये है आर हरि कुमार। तो आरएच के साथ याद करिए इसको। और कहाँ पर है ये नदी? तो ये लद्दाख में है। अब इसमें क्या होगा, तो ये जो नौसेना है, इसके कुछ जवान एक लंबी दुर्गम पैदल यात्रा करेंगे जो कि जास्कर नदी से है। अब जास्कर नदी की लोकेशन, तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका लद्दाख वाला रीजन और ये जास्कर। जास्कर के ऊपर है इंडस रिवर, उसके ऊपर है श्योक रिवर। तो इन तीनों को आप क्रम से भी याद करें। कभी कभी आपकी परीक्षा में क्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण या नीचे से ऊपर की ओर नदियों को अरेंज करें। तो सबसे ऊपर है श्योक, फिर इंडस और उसके बाद जास्कर। जास्कर लद्दाख की सबसे बड़ी नदी है और ये हिमालय के उत्तर पूर्व से निकलती है। अब लद्दाख की और भी अन्य छोटी नदियां हैं, तो उनमें श्योक और नुब्रा, ये भी लद्दाख की ही नदियां हैं। और जो जास्कर नदी है, ये आगे चल के सिंधु में मिल जाती है और ये सिंधु की सहायक नदी है। निम्न में से किस देश में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया या डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। और भारत में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत में आयोजित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। बात करें एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा की, तो जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन की जो सभा है, ये 12वें नंबर की है। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? तो ये जो महासभाएं हैं, ये 1969 से शुरू हुई थी और 5 दशकों के पश्चात ये भारत में हो रही है। इस बार की इसकी थीम क्या है? तो द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल
साउथ। तो इस बार की इसकी थीम है द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो एशिया बौद्ध सम्मेलन से एक याद आता है कि हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं बौद्ध संगीति। तो कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? तो वो 4 हुई थी। प्रथम कब हुई थी? तो वो हुई थी 483 में। दूसरी कब हुई? उसके जस्ट 100 साल बाद 383 में। फिर हुई 255 में और फिर उसके बाद होती है फर्स्ट ईस्वी में। अब ये जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी तो इनके स्थान, इनके अध्यक्ष और इनके शासन में, मतलब किसके राजा के शासन काल में हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो जैसे हम 483 जो प्रथम बौद्ध संगीति ये अजातशत्रु के समय हुई, और एक ये तीसरे नंबर की 255 तो ये अशोक के समय हुई, और आखिरी हुई थी कनिष्क के समय। तो इन सभी को आप स्टैटिक जीके के पोर्शन को आज जरूर कंप्लीट करें। इन चारों बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई, इनके अध्यक्ष कौन थे और किस राजा के शासन काल में ये आयोजित की गई। निम्न में से किस राज्य में गुरुवयूर मंदिर स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी कर्नाटक। तो अभी हाल ही में ये मंदिर चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की गई है और ये स्थित है केरल। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। तो ये अकेडमी है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सत्य साई जिला आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है। इसकी बात करें तो ये सत्य साई बाबा की जन्म स्थली है। पद्मश्री से सम्मानित एक स्वतंत्रता सेनानी थे श्री कल्लूर सुब्बा राव, वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। कौन? कल्लूर सुब्बा राव। और एक पपेट्री आर्टिस्ट हैं, वो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो पपेट्री आर्टिस्ट है दलाबाई, पपेट्री जो आर्टिस्ट हैं वो हैं दलाबाई चलापति राव, दलाबाई चलापति राव। और इन सब के नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक जीके के पोर्शन में कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और हम इनके आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इन सबको आप जरूर याद रखें। और ये इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने जो उद्घाटन भाषण था उसमें इन सभी लोगों का जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नाम, और इनसे जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन हमारा कवर है वो हमें कवर करते जाना है, जिससे हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सके। और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर वीरभद्र मंदिर ये लेपाक्षी के पास है ना, जहाँ पर राम और श्री राम और जटायु का संवाद हुआ था। वहां भी मोदी जी के द्वारा दर्शन किए गए। और ये विजयनगर काल में, विजयनगर जो शासन था दक्षिण भारत में उससे संबंधित है। तो ये भी एक स्टैटिक जीके का पोर्शन बनता है कि किस मंदिर के दर्शन किए गए, तो वीरभद्र। लेकिन अब वीरभद्र के जो हिस्ट्री हम देखें तो वो विजयनगर साम्राज्य के समय से संबंधित है। श्री राम और जटायु का संवाद यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी जिले में है। तो ये कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शन है जो आप इस क्वेश्चन के साथ जरूर लर्न करें। 54वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये ए ऑप्शन दावोस, बी वॉशिंगटन, सी पेरिस या डी रोम। तो इसका आयोजन किया जा रहा है ऑप्शन ए दावोस में। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी बैठक हमेशा कहाँ होती है? दावोस में ही आयोजित की जाती है। दावोस कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के पास जो अन्य यूरोपियन कंट्री हैं जिनसे इसकी सीमा साझा होती है तो वो है जर्मनी या ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया नहीं, इटली के बाद इधर फ्रांस, और फ्रांस या बेल्जियम। बात करें हम अदर जो बॉर्डर बॉडीज हैं इसके आसपास, तो इधर नॉर्थ से
फिर इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, मेडिटेरेनियन सी, ताशमान सी, आयोनियन सी और एड्रियाटिक सागर। तो जब भी आप कोई प्लेस, लोकेशन या कंट्री किसी भी करंट अफेयर्स में देखें तो सबसे पहले उसकी लोकेशन, वो किस जगह है मैप में, वो जरूर देखें। उसके आसपास कौन सी कंट्री है, कौन सी वाटर बॉडीज हैं। तो इससे आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है मैप ओरिएंटेड, वो कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक तो ये जारी किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये जारी की जाती है। एक और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये भी जारी की जाती है। और एक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऐसे कई अन्य रिपोर्ट्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें से मेनली ये 1, 2, 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एनर्जी ट्रांजिशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन की तो इस बार जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें इंडिया की रैंक थी 87। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 40। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बात करें तो इसमें भारत की रैंक थी 127। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स जारी की जाती है, इंडेक्स जारी किए जाते हैं, तो उनको संग में याद रखना जरूरी है, जिससे कि और साथ में उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, जिससे ये पता चल सके कि इंडिया किस नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो ये ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसमें भारत की रैंक है 4। बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे, तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया और थर्ड पे चाइना है। इसमें कुल कितने देश शामिल किए गए? तो 145 देश शामिल किए गए हैं। और इसमें जो सैन्य क्षमता है किसी देश की, उसका आकलन 60 फैक्टरों के आधार पर किया गया है। असम राज्य की सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए रंजन गोगोई, बी रतन टाटा, सी शक्तिकांत दास या डी डी वाई चंद्रचूड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रंजन गोगोई। ये हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इनको असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। वर्तमान में ये राज्यसभा सांसद भी है। बात करें वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। रंजन गोगोई को असम वैभव सम्मान दिया जाएगा वहां के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा। और रंजन गोगोई का नाम एक और इम्पोर्टेंट चीज से जुड़ा हुआ, तो वो ये कि इनकी अध्यक्षता वाली जो 5 जजों की बेंच थी, उसके द्वारा ही साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर अहम निर्णय दिया गया था। बात करें असम की, तो असम की जो लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट में वो ये है, इधर अरुणाचल और साथ में भूटान और सिक्किम ना, और इस तरफ मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा के साथ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मतलब इन सभी के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। शक्तिकांत दास, तो ये आरबीआई के गवर्नर, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था। बात करें असम की, तो इसका एक स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तो ये कि काजीरंगा और ये सब, और जो 2 नए राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पहले बनाए गए हैं, तो वो है एक देहिंग पटकई और दूसरा है रेमोना। तो ये कभी अननोन टाइप जब राष्ट्रीय उद्यान आते हैं तो इस तरह के हमें साथ में कंप्लीट करते चलना है। तो असम में एक तो काजीरंगा वाला तो सभी को याद है, पर ये जो 2 हैं जो नए घोषित किए गए थे, तो उसमें है एक देहिंग पटकई और दूसरा रेमोना। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन की मेजबानी के लिए सहमत हो गया है।
और स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। बात करें यूक्रेन की, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने स्विट्जरलैंड से इसका अनुरोध किया और स्विट्जरलैंड इस पर एग्री भी हो गया। अब व्लादिमीर जेलेंस्की की बात करें तो इनको टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पिछले वर्ष दिया गया था। अदर ऑप्शन की बात करें तो ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला समिट, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 हुआ, COP29 कहाँ होगा तो अजरबैजान में होगा। अर्जेंटीना, तो ये कल मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर भारत लिथियम ब्लॉक की खोज करेगा। निम्न में से किसके द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की गई है? तो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट DPIIT, बी सेबी, सी RBI या डी सिडबी। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है ऑप्शन ए DPIIT के द्वारा। तो जो DPIIT क्या है, ये उद्योग संवर्धन और एक आंतरिक व्यापार विभाग है। ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इसका काम क्या है? एक तो वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है उसके प्रवाह को सुविधाजनक बनाना। ये जो रैंकिंग जारी की गई है, ये रैंकिंग DPIIT के द्वारा जो जारी तो की गई है, पर DPIIT कब अस्तित्व में आया? तो ये 27 जनवरी 2019 से इसे काम करना प्रारंभ किया है। और स्टार्टअप रैंकिंग, इसमें जो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है वो किया है गुजरात, कर्नाटक और केरल के द्वारा। तो इन 3 राज्यों के द्वारा स्टार्टअप में अच्छा प्रदर्शन किया गया है। अभी हमारे देश में कितने यूनिकॉर्न कार्यरत है? तो 112 यूनिकॉर्न अभी देश में कार्यरत है। यूनिकॉर्न कौन होते हैं? ये स्टार्टअप होते हैं। और DPIIT के द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की गई है। बेहतर प्रदर्शन किसने किया? तो गुजरात, कर्नाटक और केरल के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है। निम्न में से किस राज्य में स्वस्थ कल की ओर स्वस्थ गांव विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी कर्नाटक। तो जो स्वस्थ कल की ओर स्वस्थ गांव विषय पर ये जो राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जानी है, ये आयोजित की जाएगी ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें कितने लोग सम्मिलित होंगे? तो 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 800 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें किस बात पर जोर दिया जाना है? तो समावेशी कार्य और नवाचारी मॉडल, और साथ ही स्वास्थ्य मापदंड की निगरानी में पंचायतों की भूमिका से संबंधित ग्राम स्वास्थ्य योजना पर चर्चा की जाएगी, कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बात करें हम अदर ऑप्शन की, तो अभी केरल में कोच्चि में न्यू ड्राई डॉक की परियोजना का उद्घाटन किया है। और आंध्र प्रदेश, अगर हम लोकेशन साउथ इंडिया की देखें मैप में, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो अभी जो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच विवाद चल रहा है, तो स्टैटिक जीके से ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सा डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो इसको आप जरूर लर्न करें और साथ ही मालदीव और लक्षद्वीप से संबंधित जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करें, जिससे नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पाक स्ट्रेट और जो नदियों की बात करें तो ये कृष्णा, भीमा, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, और यहाँ पर जोग फॉल और पाल घाट गैप, अनाईबुडी पीक, और ये कोच्चि की लोकेशन, ये मालाबार कोस्ट, इन सबको आप लर्न करें। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए विदित गुजराती, बी अर्जुन एरिगैसी, सी रमेश बाबू प्रज्ञानंद या डी गुकेश डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड के टाटा स्टील मास्टर्स एक शतरंज चैंपियनशिप थी, और इसमें उन्होंने जो वर्तमान के विश्व शतरंज चैंपियनशिप थे, विश्व शतरंज चैंपियन है डिंग लिरेन, इनको हराया है। और मौजूदा चैंपियन को हराने वाले ये दूसरे भारतीय हैं।
पहले थे विश्वनाथ आनंद, अब मौजूदा चैंपियन कौन है? डिंग लिरेन। इनको किसने हराया है? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। और करंट रेटिंग में ये शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।